5th अगस्त टू द पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग दी डिस्कशन, बिफोर कंटिन्यूइंग दी डिस्कशन के जो न्यूज़ और एडिटोरियल हमने डिस्कस करना है, उससे पहले आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए उस क्वेश्चन में आज कौन सा क्वेश्चन है पिटारे में। तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। मतलब इन सीटू मेथड, आई होप आपने ये जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो रखी होगी इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो उसमें आपने बताना कि इन सीटू कंजर्वेशन में कौन सी चीज़ नहीं आती। नंबर 1 बायोस्फीयर रिजर्व है, नंबर 2 बोटानिकल गार्डन, नंबर 3 नेशनल पार्क, नंबर 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी देके जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो केरला है, स्टेयर्स एट रिपीट ऑफ 2018 फ्लड्स एज रेन फरी कंटिन्यू। देखो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है केरला में। 2018 में बहुत ही ज़्यादा एक हाई लेवल के वहाँ पे फ्लड्स आए थे, एक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर के फॉर्म में हुआ था, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ कैंप्स है वो की जो सिचुएशन है वो राइज हो गई थी। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे सिचुएशन कुछ अलग थी, वहाँ पे कुछ डैम्स का भी सीन हो गया था। लेकिन इस बार जो रेनफॉल की वजह से जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशानी में आ रहे हैं। जो प्रॉब्लम है लोगों को होती हुई दिखाई दे रही है। अब लोगों को जो प्रॉब्लम होती हुई हमें दिखाई दे रही है, उसको एक और भी उसमें एडिशन है कि वो बढ़ भी सकती है। उसका रीज़न क्या है? लेट्स से ये हमारी कंट्री है, ठीक है जी, हमारी कंट्री में नाउ दिस इज इंडियन ओशन एंड फिर उसके बाद में उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे क्या बोली कि भी जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, उस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में एक चीज़ वहाँ पे इन्होंने ये देखी कि यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो रहा है और भी ज़्यादा। मतलब क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाली अगर हम साइड की बात करें, यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से जो विंड्स है वो दोबारा से बड़ी अच्छे वे से मूव करना स्टार्ट करेंगी टुवर्ड्स दी लो प्रेशर, क्योंकि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। ये चीज़ आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब अगर ये लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो उसका एक ही एक मतलब निकलता है कि केरला तमिलनाडु वाली साइड पे जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो सकती है, जिसकी वजह से इनका जो फ्लो है, मतलब जो वी कैन से कि जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, मुश्किल में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, नंबर 2 अगर हम यहाँ पे देखें, चाइना होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स फायर मिसाइल नियर दी ताइवान। अब ये मैंने इसमें आपको काफ़ी बार बताया है, लेकिन एक जो चीज़ अभी बतानी रहेगी वो थी इसमें केरला वाली न्यूज़ की, चालाकुडी रिवर, वो उधर को भाग गया, इस वजह से मैं भी भूल गया। चालाकुडी रिवर में क्या है कि चालाकुडी रिवर है जो उसमें इनफ्लो ऑफ वाटर है जो वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो चालाकुडी रिवर में आपने याद रखना है, ये अन्नामलाई रीजन ऑफ तमिलनाडु से ओरिजिनेट करती है। ये काफ़ी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो कि ज्वाइन होती है, जैसे कि परम्बिकुलम हो गया, क्यूरारकुटी हो गया, शोलियार हो गया, करप्पार हो गया, अनाकयाम हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा याद रखने वाली नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर चालाकुडी का ओरिजिन क्या है, अन्नामलाई। ये पहले भी न्यूज़ में था, पहले भी कंट्रोवर्सी थी, इसमें कंट्रोवर्सी चली थी रिगार्डिंग दी डैम्स, ठीक है। फिर नंबर 2 यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो रिवर है वो फ्लो करती है पालाकड, थ्रिसूर और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। ये 4th लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की और वन ऑफ द वेरी फ्यू रिवर्स है जो विच इज हैविंग रेलिक्स ऑफ राइपेरियन वेजिटेशन इन सब्सटेंशियल लेवल। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये रिचेस्ट रिवर है इन दी फिश डाइवर्सिटी। इसमें फेमस वाटरफॉल्स हैं, अथीरा पीली फॉल्स और वजहाल फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन दिस रिवर, ठीक है। तो आपने क्या क्या चीज़ याद रखनी है अगर टू दी पॉइंट हम बात करें, अन्नामलाई याद रखना, उसके बाद में 4th लॉन्गेस्ट रिवर है ये याद रखना है, राइपेरियन वेजिटेशन याद रखनी है, नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट याद रखना है, फिश की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। नंबर 5 आपने पॉइंट याद रखना है, फॉल्स। फॉल्स कौन कौन से है, अथरीपेली फॉल्स और वजहचल फॉल्स। अब इसको कुछ और बोलते तो मुझे भी नहीं बोलना आ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, इसको यहाँ पे कर देते हैं। नाउ द सेकंड न्यूज़ इज रिगार्डिंग GS2, ठीक है। तो ये हमारी जो न्यूज़ है वो किसके रिगार्डिंग है, हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स या फिर वर्ल्ड अफेयर्स के रिगार्डिंग है। तो ताइवान का इशू यार बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 दिन हो गए रेगुलरली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई नया बच्चा देख रहा है वीडियो
तो आप ये एक काम करिएगा, अपना लास्ट जो 2 या 3 दिन की डिस्कशन है प्लीज़ उसको देखिए, वहाँ पे आपको चाइना ताइवान का जो इशू है वो पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा और क्या क्या चीज़ है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री वाला वो जो पार्ट आ जाता है ना कि चाइना की जो सिविल वॉर है वो वाला तो नहीं करवाया, लेकिन हाँ आपको एक फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा कि क्यों चाइना इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है ताइवान से। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो ताइवान को परेशान करने के लिए जो चाइना है वो मिलिट्री ड्रिल्स वहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रंट पेज पे तो यही न्यूज़ थी आज। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है वो भी एक न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट है, उसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी रोल बैक जीएसटी ऑन स्मॉल इन्स नियर गोल्डन टेम्पल। आपने देखा होगा कई बार जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनके पीछे लिखा रहता है ना INN इन, ठीक है, उसको अगर हम यहाँ पे बोले तो उसका नाम रहता है सराइज। ठीक है, उसको सराइज भी बोलते हैं। तो हुआ क्या है रिसेंटली कि जो जीएसटी पहले नहीं लगा हुआ था, गोल्डन टेम्पल है जो हमारा, गोल्डन टेम्पल के बाहर जो इन्स हैं मतलब सराइज हैं, ठीक है, सराइज इन द सेंस के वो जगहें जो कि अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे फूड, वहाँ पे ट्रैवलर्स को मतलब खाने पीने के लिए वाटर ये वो प्रोवाइड करती है, वो वाली चीज़। तो वहाँ पे मतलब एक तरह की वो सेवा ही वो बोल रहे हैं कि वो SGPC के अंडर है यहाँ पे। ठीक है, जो इन्स हैं ये वाले छोटे छोटे इन्स बने हुए हैं वहाँ पे, ये SGPC के अंडर है और वो एक तरह की सेवा ही वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की वहाँ पे बात होती है। सो पर्पज ऑफ द सराइज इज द संगत सेवा नॉट द प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो GST है, वैसे तो जब ये GST लग रहा था ये भाई साहब के पार्टी के जो लोग हैं वहाँ पे बैठे थे, क्योंकि ये जो डिसाइड होता है वो कहाँ पे डिसाइड होता है, GST काउंसिल में डिसाइड होता है। लेकिन अभी इनको कुछ हो गया, अब दोबारा से ये यहाँ पे आए हैं, कहते जी जो GST आपने लगाया है उसको वो नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, हम भी मानते हैं कि GST नहीं लगाना चाहिए था ऑब्वियसली, क्योंकि GST मुझे लगता है कि उसको इंट्रोड्यूस ही किसी और वे से किया गया था और अभी उसका जो रेलिवेंस है वो उतना नहीं है। सो 12% GST राजी इस पे लगा दी है, हमारी सराइस पे लगाया है या मतलब इन्स पे लगाया है, जो कि हमारे गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल बाहर है। ठीक है, श्री हरमंदिर साहिब के बाहर है। तो वहाँ पे ये जो बोलते कि इस तरह का अगर आप टैक्स लगाओगे तो हमें तो वो वाला रिजीम याद आ रहा है, किसका, औरंगजेब का, जब उसने जजिया टैक्स इम्पोज किया था। और जजिया टैक्स क्या होता था, पिलग्रिमेज टैक्स होता था, अगर किसी ने पिलग्रिमेज के लिए जाना है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी, ये भी GS3 से रिलेटेड है। तो इन्होंने एक फॉर्म सा पकड़ाया है कि भाई इसको रोल आउट करो, तो अब देखते हैं ये रोल आउट होता है नहीं होता है। जिस तरह की गवर्नमेंट है कि मुझे नहीं लगता एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, वो वाला काम हो जाता है। फिर आगे हम बात करेंगे आज एडिटोरियल सेक्शन में। हमारे एडिटोरियल सेक्शन में दिस एडिटोरियल और दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू रेवाड़ी कल्चर, वी हैव डिस्कस्ड थॉरोली। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर सो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड कि उसमें SOP और वेलफेयर डिबेट है ना, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। मैं आपको अगर कोई नया बच्चा सुन रहा है तो मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट यही था कि मिस्टर मोदी ने एक दिन बोला था कि जो फ्रीबीज है, मतलब फ्रीबीज का मतलब कि जो चीज़ें फ्री में बांटनी स्टार्ट कर देती है पॉलिटिकल पार्टीज, वो बहुत गलत है, वो कि वो डेवलपमेंट को पीछे लेके जाएंगी। ठीक है, फिर उसी स्टेटमेंट के आगे फिर जो CGI थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बोला फाइनेंस कमीशन से बात करो, फिर उन्होंने बोला एक कमेटी बिठाओ। इस तरह से के भी जो सरकारें हैं, जो नॉट दी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो लोग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है, जो वो पहले वादा कर देते कि यार हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ये प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको हम फ्रीबीज बोलते हैं। वो कहते हैं बंद होना चाहिए, ये कल्चर है जो वो प्रॉब्लम में डालेगा लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बोला गया कि किस किस चीज़ को बंद करना चाहिए। क्या जो आप एजुकेशन फ्री दे रहे हो उसको भी बंद करना चाहिए? क्या वो मिड डे मील जो स्कीम है जो अच्छे वाली है उसको भी बंद करना चाहिए? जो MG नरेगा है उसको बंद कर दें, जो PDS है उसको बंद कर दें? तो क्या वो फ्रीबीज वाले चक्कर में आता है या नहीं आता, वो वाली चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही थी। ठीक है, तो ये उसी के लिए डिबेट है कि भाई जो चीज़ें सही वाली चल रही हैं तो उनको बंद करना चाहिए। जैसे PDS है, PDS से काफ़ी लोगों को फूड मिल जाता है ना, तो कि उसको बंद कर दें। तो मिड डे मील स्कीम से जो बच्चों की इनरोलमेंट है वो भी इंप्रूव हुई और न्यूट्रिशन भी इंप्रूव हुआ है। तो वो एक यहाँ पे एक डिबेट सी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। फिर जो अगला आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है ये है डायलिंग राइट, मतलब ये जो था कि बीडिंग के लिए जो 5G टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करनी है उसकी बीडिंग हो रही थी। कौन सी
कंपनी ने कितनी बिड लगाई, भारतीय एयरटेल ने कितनी, जियो ने कितनी, ठीक है, अडानी ग्रुप ने कितनी, तो वो सारा कुछ यहाँ पे था और कुछ भी नहीं है। तो इस आर्टिकल में भी कुछ खास नहीं है देखने के लिए। ये एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे एक अच्छे वे से। सो यहाँ पे ये जो एडिटोरियल है दिस इज रिलेटेड टू GS2 और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हो, तो लिख लो पॉइंट्स करके, मैंने इसी वजह से यहाँ पे लिखा है। तो मतलब अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा ना आप लिख लेना, मतलब मेंस में काम आएगा। एज सच लिखने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि उसके लिए हम मैगजीन वगैरह फॉलो करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है किस तरह से करंट अफेयर्स को कवर करना है, ठीक है। अगर नहीं फिर भी आपके मन में कोई शंका है कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, तो आज मे बी एक वीडियो या फिर कल कोई वीडियो डालेंगे, एक छोटी सी जो रील जिसको बोलते हैं या फिर शॉर्ट्स बोलते हैं, इसके ये क्या होता है, इस इंस्टाग्राम पे डालेंगे, ठीक है। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, वेटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन द जम्मू एंड कश्मीर। वेटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर का मतलब क्या है? आर्टिकल 370 को खत्म किए हुए तीन साल हो चुके हैं, ठीक है। और 3 साल पहले ये स्पीच रामनाथ कोविंद जी ने बोली थी कि भाई 370 को हम हटा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर को। और मोदी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिवाइड कर दिया था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दे डिमोट इट्स टू न्यू यूनिट्स ऑफ टू यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो उनका जो स्टेटस स्टेट होती थी वो स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जब ये चीज़ की तो साइमल्टेनियसली मोर देन 5000 पॉलिटिकल लीडर एक्टिविस्ट को उठा भी लिया गया था, मतलब अरेस्ट कर लिया गया था, ताकि जो टेंशन था वो राइज ना हो पाए वैली में। फिर उसके बाद में ड्रैकोनियन एक्शंस का मतलब क्या? देखो 3 साल हो चुके हैं, ये जो प्रॉमिस था कि डेमोक्रेसी दोबारा से आएगी वो नहीं आई। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो विदाउट ट्रायल जेल में डाल दिए गए। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो 4 साल से प्रेसिडेंट रूल या फिर वी कैन से लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल के अंडर रखा हुआ है, क्योंकि 3 साल से पहले भी सरकार गिर गई थी जो महबूबा मुफ्ती की, उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रही है। सो नाउ जो अभी बोला जा रहा है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। कश्मीरी पंडित जो जहाँ से भगा दिए गए थे, जिनको भगा दिया गया था यहाँ से, उनको दोबारा यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ताकि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे वो खत्म हो, नॉन डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे आ पाए। सो लेकिन और ये जो चीज़ है, ये स्टेप है, वो किया क्यों गया था? उन्होंने ये बोला था कि जो मिलिटेंसी है वो कम हो जाएगी, जो इकॉनमी है वो ग्रो कर जाएगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बोली थी। और जो किलिंग्स होती हैं वो कहते वो भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कम हो जाएंगी। लेकिन जो होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल डेटा है वो कुछ और ही बता रहा है। उन्होंने बोला 2019 से 21 के टाइम पीरियड के अंदर, जब ये टाइम पीरियड हुआ है, जो सिविलियंस है वो ज़्यादा उनकी हत्या हुई है, वो किल हुए हैं, ठीक है। एज कम्पेरिजन टू 2014-19 वहाँ पे 87 थे, लेकिन अभी 177 हुए। और मोर ओवर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टारगेटेड जो किलिंग्स है वो भी इंक्रीज हो चुकी हैं। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की, अगर हम बात करें, उन्होंने बोला 437 कश्मीरी जो यूथ है, ठीक है, उन्होंने इंसर्जेंट्स का जो रैंक है, ये पता नहीं क्या कर दिया, एक सेकंड, जो इंसर्जेंट्स का रैंक है वो उसको भी यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, ये इंसर्जेंसी की तरफ या फिर मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो वाइल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैव एलिमिनेटेड, ठीक है, ओके, काफ़ी लोगों को एलिमिनेट भी किया, लेकिन जो नए लोग हैं, जो हम वादा कर रहे थे, जो हम एक बोल रहे थे, प्रोमिसेस हो रहे थे, जो चीज़ें हो रही थी कि भाई इस तरह की चीज़ तो नहीं आएगी, इस तरह की चीज़ तो नहीं हो पाएगी, वो चीज़ नहीं होती दिखाई दे रही। इकोनॉमिक डिक्लाइन की अगर हम बात करें, उन्होंने बोला था कि जो प्रोस्पेरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ जाने लग जाएगी जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, लेकिन वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इकोनॉमिक डिक्लाइन आया है 2019 से 21 के अंदर। अगर हम बात करें तो स्टेट की जो इकोनॉमी है वो टैंक्ड हो गई है। उसका रीज़न क्या है? पहले तो सिक्योरिटी लॉकडाउन जो हमने बात किया, फिर उसके बाद में कोविड-19 का लॉकडाउन आ गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग अगर हम बात करते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर है पहले जो टॉप में रहती थी वो अभी बॉटम में आ चुकी है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कश्मीरी पंडित जो आपने यहाँ पे लाना दोबारा से स्टार्ट किया है, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही है। पता कर लेते हैं ये कहाँ पे काम करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इंसिडेंट सुने होंगे, राजस्थान का कोई बच्चा वहाँ पे बैंक में काम कर रहा है, बैंक में जाके अंदर जाके उसको गोली मार आते हैं और बाकी सारे लोगों को छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये बंदा बाहर से आया और हम बाहर वाले लोगों को यहाँ पे रहने नहीं देंगे या फिर जीने नहीं देंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, जो टारगेटेड किलिंग्स है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप एज अ टूरिस्ट जाते हो तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप वहाँ पे जॉब करने के लिए या फिर परमानेंट सेटलमेंट के लिए जा रहे हो तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके सामने टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो अब आप चाहे इसे डिनाई कर लो कि यार नहीं वो नहीं मार रहे या फिर कुछ और है, कोई पॉलिटिकल एंगल है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आगे उन्होंने ये भी बोला कि जो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे बनाई है, उन्होंने भी एरियाज को इस तरह से बांट दिया, जैसे सपोज कि यहाँ पे कोई एरिया था, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, ये एक एरिया था जो कि जहाँ पे MLA को हम बनाते थे, लेकिन एक हिंदू पॉपुलेशन एरिया था जहाँ पे वो MLA बीच में आ जाता है। लेकिन अब इसको जो हिंदू पॉपुलेटेड एरिया जो
ज़्यादा जहाँ पे हिंदूज रहते हैं, जो जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, उनको पता है किस तरह से उसको डिवाइड करना है, तो उसको डिवाइड करके उन्होंने देखा कि किस तरह से हमारी जो वोट है वहाँ पे आ सकती है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि यार इस तरह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी या फिर कुछ और करने से नहीं जो चीज़ें हैं वो अचीव होएंगी मे बी। सो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी AB वाजपेयी की, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने बोला कि जो पॉलिसी उन्होंने चलाई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसको कंटिन्यू भी किया था किसने, मनमोहन सिंह ने। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको कंटिन्यू किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको चलाया था। वो कहते हैं कि उस टाइम पे जो चीज़ें वो कंट्रोल में आ गई थी वैली में। लेकिन ओबियसली उन्होंने कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को दोबारा से कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको वे फॉरवर्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वे फॉरवर्ड की वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बोला सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन के बाद में जो भी कोई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये वो सारी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टेट की चीज़ों को नहीं सुनोगे तो फिर कैसी बात चलेगी। तो असेंबली इलेक्शन सबसे पहला पार्ट हो सकता है। फिर नंबर 2 वो कहते हैं कि बहुत अच्छा टाइम है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव भी आने वाले हैं, ठीक है, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस टाइम पे आप इनको दोबारा से डेमोक्रेसी दे सकते हो, एक एक्ट पास करो जिसमें इनको मतलब कम से कम इलेक्शंस तो वो कहते हैं स्टेट का दर्जा तो बाद की बात है, पहले इलेक्शंस करवाओ, ठीक है। तो ये एक एडिटोरियल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं जो एडिटोरियल आज हमने डिस्कस करना है। तो उसमें मतलब सवाल जवाब सा जो होता है, ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया हुआ लेकिन इनकी भाषा में डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीज़ें वो बता रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको ये जो इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है वो आपको समझ में आ जाएगा। सो इज डिक्लाइनिंग रूपी अ क्राइसिस और एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्या ये क्राइसिस है या फिर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। सो सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या बोला कि देखो पहली चीज़ उन्होंने बोला कि ये अपॉर्चुनिटी, पहले तो चलो आप ये समझो क्राइसिस तो आपको पता ही कि भाई डिक्लाइन हो रही है रुपीज़ की वैल्यू। मतलब क्या है, $1 पाने के लिए हमें पहले 60 रुपीज़ या फिर वीकेंड से 68 रुपीज़ पे करने पड़ते थे। अभी $1 लेने के लिए हमें कुछ 78, 79 और $80 तक जो है वो पे करने पड़ते हैं। मतलब 80 रुपीज़ देंगे तो $1 मिलेगा, पहले 60 रुपये दे के $1 मिल जाता था या फिर 65 रुपीज़ देकर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ एक अपॉर्चुनिटी है या फिर क्राइसिस। देखो अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती है, इन चीज़ों से क्या होता है, एक्सपोर्ट कई बार हमारा इंक्रीज हो जाता है, बट आर कंट्री इज नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो हमें प्रॉब्लम आ रही है। एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होता है, लेट्स से कोई प्रोडक्ट है जो कि 4800 रुपीज़ का, ध्यान से समझना, अभी कोई प्रोडक्ट है जो कि 4800 रुपीज़ का हमारी कंट्री में, ठीक है। तो $1 अगर 60 रुपीज़ का है, एक कंडीशन ये, $1 अगर 80 रुपीज़ का है जो कि डेप्रिशिएट हो चुका है, एक कंडीशन ये। अगर हम 60 रुपीज़ वाले की बात करें तो द पीपल ऑफ अनदर कंट्री हैव टू पे $80, 6 8 48, ठीक है, दे हैव टू पे फॉर 4800 रुपीज़ दे हैव टू पे $80 बिकॉज दे आर हैविंग डॉलर्स नॉट द रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ इज लाइंग विद द इंडिया ओनली। सो आफ्टर द सेकंड सिचुएशन नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेकंड सिचुएशन वेयर द $1 price is equal to 80 rupees. Now they have to pay only $60. So they will be benefited in this condition only, है ना। इस कंडीशन में उनको बेनिफिट होएगा। अगर इस कंडीशन में राजू उनको बेनिफिट हो रहा है तो मतलब क्या है कि उनको सस्ती चीज़ें मिल रही है और सस्ती चीज़ों में जो चीज़ है वो इंक्रीज हो जाती है। सो एक्सपोर्ट कैन बी राइज। सो ये एक अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस आपको पता ही है, क्राइसिस क्या है कि अगर $1 80 रुपीज़ का है तो जो क्रूड ऑयल है ना, हम बाहर से मंगवाते हैं तो जो हमें सस्ता मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, महंगा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी, पहले तो ये शब्द हैं जो वो मैंने आपको क्लियर किया। तो अभी इनकी बातें सुनते हैं, ये करते क्या हैं। वो बोलते कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट हुआ है, जो रियल वाली है वो डेप्रिशिएट नहीं हो पा रही। और सेकेंडली यहाँ पे उन्होंने बोला लास्ट 2-3 डेकेड्स में जो सेंसिटिविटी है एक्सपोर्ट्स की, हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो पा रहे, ठीक है, जो वीक है एज फार एज चेंजेस इन दी रियल एक्सचेंज रेट इज कंसर्न। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हुई। करंट अकाउंट हमने पहले भी बात किया था जहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होती है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। जो इंपोर्ट है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं और महंगा है, और एक्सपोर्ट है वो हम डिक्रीज वे में कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और वो सस्ता भी है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हमने बात की। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, 3% ऑफ CAD एज अ प्रपोर्शन ऑफ GDP, ठीक है। मतलब क्या है कि जितनी GDP उसका 3% क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा हो चुका है। सो वो बैरल की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जब 110 रुपये का बैरल था या डॉलर का बैरल था वो 3% CAD था। अगर जितना जितना वो बैरल महंगा होता जाएगा उतना ही CAD हमारा जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो मोर इम्पॉर्टेंटली अब यहाँ पे बात किया है कि उन्होंने बोला कि यार CAD ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर वो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप ये देखो कि उस डेफिसिट को पूरा कैसे करना है। क्या आपकी कैपिटल अकाउंट में पैसा आ रहा है,
अगर आपके कैपिटल अकाउंट में उतना पैसा आ रहा है और वो आप उसको चेज कर सकते हो, आप उसको अच्छे वे से आगे लेके जा सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो क्राइसिस है वो कहते हैं श्रीलंका जैसे तो नहीं है, ऑब्वियसली कोई कंसर्न नहीं है ऐसा, लेकिन जो कैपिटल आउटफ्लोज है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जितना मैं आपको बता दूँ, जितनी भी जो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, मैंने पहले भी बहुत बार रिलेट किया है कि उतना ही हमारी कंट्री से जो पैसा है वो बाहर जाता हमें नज़र आता है, ठीक है। और बाहर जाता पैसा और क्या करता है, हमारी करेंसी को और भी ज़्यादा डेप्रिशिएट कर देता है। मैं आगे भी बताऊंगा किस तरह से, इन्होंने भी बताया। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो कहते हैं कि आरबीआई ने बोला है कि मैं ना $100 बिलियन भी यूज़ करने के लिए बैठा हूँ, अपने जो डॉलर है उसको मैं स्टेबल करना चाहता हूँ। जैसे सपोज कर लो $1 पहले था 65 रुपीज़ का, ठीक है, एक कंडीशन बना रहा हूँ, $1 अभी हो गया हमारा 80 रुपीज़ का। अब ये जो डेप्रीशिएशन ऑफ रुपीज़ हो रहा है, मतलब रुपीज़ गिरता जा रहा है ना, कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर जो मजबूत होता जा रहा है, तो इसकी रीज़न क्या हो सकता है? डॉलर की जो डिमांड है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, जो सप्लाई है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एक चीज़ तो ये होगी, जो डिमांड है डॉलर की वो क्या होगी राजी, इंक्रीज, सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। तो मतलब क्या है, अगर इसको मैं ठीक कर दूं तो वो सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के पास में फॉरेक्स रिजर्व्स रहते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स का मतलब क्या है कि एक ऐसे रिजर्व्स जो कि वहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अब डॉलर्स को मार्केट में डालना स्टार्ट कर देती है। डॉलर जो उसके पास सेविंग है, मतलब रिजर्व्स है, वो उसको मार्केट में डालती है। अब मार्केट में डाल दिया जी, अब मार्केट में डाल के ऑब्वियसली जो उसकी डिमांड है वो तो उतनी रहेगी, हम मान के चलते डिमांड होगी न्यूट्रल, लेकिन सप्लाई क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। और अगर सप्लाई इंक्रीज है, डिमांड ठीक ठाक सी है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 80 से 65 रुपीज़ की तरफ ये वापस आना स्टार्ट हो जाता है। तो आरबीआई कहती है मैं इस तरह से सारी सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला, कहते कि आप जो आपके पास सेविंग है वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी ना, और आपको अपनी सेविंग बचानी किस चीज़ के लिए, इंपोर्ट कवर के लिए। भाई जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, है ना, आप इंपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट आप उतना कर नहीं पा रहे, तभी तो डेफिसिट हो रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए आप कहाँ से पैसे लेकर आओगे, सेविंग से तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी एक कंसर्न, उनका एक जायज़ कंसर्न है जो कि उनको सोचना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बोला कि जितने मर्जी आप डॉलर स्पेंड कर लो, ठीक है, किसी न किसी टाइम पे सेफ है, लेकिन उसके बाद में वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वो भी मतलब ऑब्वियसली खत्म तो होनी है ना, सेविंग कभी ना कभी तो खत्म होती है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो पॉलिसी रूल्स हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट का रूल हो गया, कुछ और रूल्स है, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। वो जो चीज़ें वो इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जो हमारी कंट्री में जो सिचुएशन बनी हुई है कि डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है और कुछ और है, देखो एक और जो चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि जो डॉलर है वो मतलब जो रुपीज़ है वो अकेला नहीं डाउन जा रहा, वो बाकी करेंसीज भी जो हैं वो डाउन जा रही हैं। तो जो वर्ल्ड लेवल पे सिचुएशन बनी है उससे हम बाहर नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम अपनी कंट्री की इंप्रूवमेंट चाहते हैं और हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि इसके साथ में जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है वो भी एक रीज़न है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए था जब उन्होंने जीएसटी जो रेट्स हैं कई चीज़ों पे, जो एसेंशियल चीज़ें उन पे लगा, जैसे दही पे, दूध पे, तो उनको थोड़ा वो यार अवॉइड कर सकते थे। बाकी चलो उनकी इच्छा अब तो लगा दिया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक कोल माइनिंग का प्रोटेस्ट चल रहा है, एक ना हसदियो अरनिया रीजन है जो कि छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे कोल माइनिंग की बात हो रही है। तो वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे कहते हैं कि यार ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे इको सेंसिटिव एरिया और नो गो जोन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम देखते हैं। और ये जो चीज़ है ये आपका रिलेटेड है GS3 के साथ में, और इसका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का। देखते हैं कि इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं? ये इसको हम इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज भी बोल देते हैं, जो कि 10 किलोमीटर्स के एरिया में रहते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया के, नेशनल पार्क के या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, ये नोटिफाई हुआ बाय द MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में। और अगर हम यहाँ पे एक दो चीज़ की बात करते हैं, इन केस ऑफ प्लेसेस विद सेंसिटिव कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी एंड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेस crucial for landscape linkage, ठीक है, even area beyond 10 किलोमीटर width can also be included in the eco sensitive zone। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसका बेसिक एम है जो वो रेगुलेट करना है सर्टेन एक्टिविटीज़, जैसे अराउंड नेशनल पार्क्स हो गए, यार भी वहाँ पे ये चीज़ मत करो, यहाँ पे ये चीज़ ना करो। अब कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने रेगुलेट करना है, वो 3 तरह की हो सकती हैं। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ों को वो रेगुलेट करती है। वो 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ अलाउड इन इको सेंसिटिव जोन, देखो 3 तरह की एक्टिविटीज़ आ रही हैं। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है,
रेगुलेटेड है और परमिटेड है। जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है, कमर्शियल माइनिंग हो गया, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मेजर प्रोजेक्ट्स हो गए, टूरिज्म एक्टिविटीज लाइक हॉट एयर बैलून्स हो गई, ये वो सारी चीज़ें, तो ये प्रोहिबिटेड है। रेगुलेटेड कौन सी रहेंगी, फेलिंग ऑफ ट्रीज हो गया, ठीक है, होटल्स हो गया, रिजॉर्ट्स हो गया, ये रेगुलेटेड है, मतलब इनको रेगुलेट किया जाएगा वहाँ पे। फिर उसके बाद में परमिटेड क्या क्या है, परमिटेड यू कैन डू हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, यू कैन डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन। दोज आर रेगुलेटेड, उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, ठीक है। और प्रोहिबिटेड आपको पता ही, वो आप नहीं कर सकते। सो दिस इज अबाउट द इको सेंसिटिव जोन्स, ठीक है। तो आपने इसका एक्ट याद रखना है और आपने नोटिफाई याद रखना है कौन करता है। 10 किलोमीटर के एरिया, आई होप ये आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद में एक चीज़ आती है नो गो जोन्स। नो गो जोन्स क्या है, इनिशिएटिव है टू क्लासीफाई एरियाज एज नो गो जोन्स, जहाँ पे होता क्या है कि एक पहला स्टेप है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे इंडिया के फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ को, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, इन द 9 कोल फील्ड एरियाज अंडर द डिस्कशन है ये, जो कि डिवास्टेटेड हो चुके हैं फ्रॉम द कोल माइनिंग, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोल माइनिंग। सो नो गो जोन्स में कि भाई वहाँ पे लोगों ने नहीं जाना। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ये दिस इज़ रिलेटेड कि भाई जो बच्चे हिमाचल से हमारी जो वीडियोज़ है वो देखते हैं, उनके लिए अगर वो इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दी HAS और HPAS ऑल्सो, सो दिस न्यूज़ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो यहाँ पे जो राज्यसभा है उन्होंने जो पास कर दिया फैमिली कोर्ट बिल। इससे पहले हो क्या रहा था, फैमिली जो कोर्ट्स हैं वो हिमाचल में और यहाँ पे नागालैंड में बनी हुई थी, और जो जो उसके बीच में एक्ट में उन्होंने पास कर रखा था, जो जो प्रोविजंस थी वो भी वहाँ पे उन्होंने बोला ठीक थी, ठीक है। लेकिन जो फैमिली कोर्ट्स है वैसे अप्रूव्ड नहीं है, तो अभी इसके लिए एक बिल पास कर दिया गया, और जो बिल ये बोल रहा है कि नागालैंड में जो भी फैमिली कोर्ट है वो भी सही है, और जो हिमाचल में है वो भी सही है, और जो भी उसकी प्रोविजन है वो भी सही है। पहले ये लोकसभा में पास हो चुका था, अभी राज्यसभा में पास हुआ है, और ये पूरा डिसरप्शन चल रही थी इनको ईडी को लेकर, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया जितनी ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा कम डिस्कशन होगी और बिल पास करते जाएंगे, ठीक है। ये तो रूल ही लॉ, मतलब एक तरह का उन्होंने अपना वही बना लिया, प्रोग्राम बना लिया कि ऐसे ही करेंगे हम। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है इस रिलेटेड टू इन्फ्लेशन ड्राइविंग 8% ऑफ GST रेवेन्यू राइज। देखो ये GS3 से रिलेटेड है, ऑब्वियसली है ना, बिजनेस पेज और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। वो कहते हैं कि GST मतलब गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि यार भी GST का जो रेवेन्यू है वो राइज हो गया, तो उनको ये बताने की ज़रूरत है जो आपका GST का रेवेन्यू राइज हुआ है उसका रीज़न तो देखो क्यों राइज हो रहा है। उसका रीज़न पता है क्या है क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन है भाई। जो चीज़ सपोज कर लो अगर 100 रुपीज़ की चीज़ मिल रही थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, ठीक है, तो वो कितने की होगी, 112 की हो जाएगी। और अगर चीज़ ही 120 की होगी तो उस पर 12% जो टैक्स है तो ऑब्वियसली वो तो क्या होएगा, बढ़ा हुआ नजर आएगा हमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ है सरकार को देखना चाहिए थोड़ा सा यार, बोलते हुए कि यार क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, क्या चीज़ नहीं हो रही। तो जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जो प्राइसेज है वो ही राइज हो गए, तो ऑब्वियसली टैक्स तो राइज होना ही होना है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ और कर दिया कि GST ने कुछ मतलब, अब मान समझ रहे हो कि भाई मज़ा ही ला दिया गया यार, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया, कुछ और चीज़ें। GST ठीक है यार, जो भी करना था उसने कर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी नुकसान करना था या फिर कुछ भी और भी कुछ करना था, तो ये जो एक चीज़ है यहाँ पे उनको सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक। सो आज के लिए तो भाई इतना ही है रजे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा शेड्यूल मेरा रिलैक्स करके कुछ 1 घंटा या 1.5 घंटा निकाल के आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दी मेंस जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा, आपने लिखने भेजना है, मैं आपका चेक करके आपको वापस भेज दिया करूँगा, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। कल को मिलेंगे दोबारा से। टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज नेसेसरी, रिवीजन इज मस्ट टू क्रैक द एग्जाम, विदाउट रिवीजन वी कांट, ठीक है। तो इसी वजह से बोलते हैं ना कि भाई एक बुक उठा लो, एक बुक को 100 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, लेकिन मल्टीपल बुक्स उठाओगे, मल्टीपल सोर्सेज उठाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।